हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फन स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एक सिचुएशन की, अगर आप सपोज कीजिए एनर्जी के बिना आपकी लाइफ कैसी होगी। तो एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी, जिससे हम किसी भी अप्लायंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हीट एनर्जी नहीं होगी, हम हमारा खाना पका नहीं पाएंगे, हमें कच्चे फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स ही खाने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो ये होता है एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम एनर्जी के सोर्सेज को पढ़ेंगे कि एनर्जी को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। तो इन बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात आती है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है? तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो हमें इफ़िशिएंटली एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसे किसी फ्यूल को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तब कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी मैटर को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तब कहेंगे जब उसकी, पहला पॉइंट, कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। दूसरा, वो इफ़िशिएंट हो, यानी लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। तीसरा, लेस कंजप्शन ऑफ स्पेस, यानी कम जगह को उसको स्टोर करने के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो, और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हम कंपैरिजन के लिए लेते हैं वुड और एलपीजी। तो वुड और एलपीजी में से आप किसको अच्छा मानते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू वुड की इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एलपीजी की बहुत अच्छी होती है कैलोरीफिक वैल्यू। एफिशिएंसी भी वुड की काफ़ी कम होती है, लेकिन एलपीजी काफ़ी ज़्यादा होती है। वुड को स्टोर करने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें, और एलपीजी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और एलपीजी को काफ़ी इजी होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो अब क्लासिफिकेशन आती है कि एनर्जी के टाइप्स क्या क्या होती है। तो एनर्जी को चैप्टर में 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एनर्जी पहला है रीन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल। अब जैसा कि नाम से पता है, री दोबारा, न्यू नया बनना, एबल यानी उसकी एबिलिटी, दोबारा बनने की एबिलिटी, जिसको हम बार बार यूज कर सकें। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए रीन्यूएबल के अंदर हमारा सोलर एनर्जी आ जाता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड सो ऑन। और नॉन रिन्यूएबल जो इसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया तो दोबारा उसी से हम एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोल, पेट्रोलियम और भी काफ़ी सारे, जैसे बायोगैस, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप 1 kg कोल को अगर आप जला लेते हैं तो
उसको फिर आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सोलर एनर्जी तो अनलिमिटेड है, तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच के डिफरेंस को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स को आप आसानी से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो पुराने टाइम में जो एनर्जी के सोर्सेज यूज होते थे वो कौन कौन से थे। तो पुराने टाइम में हम यूज करते थे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। विंड एनर्जी जैसे हम पवन चक्की का यूज़ करते हैं, एक टरबाइन लगा करके हम विंड से टरबाइंस को घुमाते हैं और हमें विंड एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि हम पहले यूज़ करते थे। सोलर एनर्जी जैसे पहले सोलर प्लेट्स तो होती नहीं थी, लेकिन होता क्या था कि हम जैसे कपड़े सुखाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सुखाने के लिए हम धूप में डाल देते और अपने आप सूख जाता। लेकिन जो वहाँ पे जो एनर्जी जो काम कर रही थी वो सोलर एनर्जी। बायोमास एनर्जी हम लकड़ियाँ जलाते थे, हाइड्रो एनर्जी का भी यूज़ करते थे, और इनका यूज़ हम पुराने टाइम में करते। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो कि ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं हम इनको। और ये हमारी पहले यानी जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टाइम्स में पास्ट में ये हमें एनर्जी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्हीं एनर्जीज को हम यूज़ करते थे। तो आई होप इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो हमें धरती के अंदर पाए जाते हैं और जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी का सोर्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, यानी जो फॉसिल्स से बनते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये कोई पेड़, एक जंगल है धरती के ऊपर, इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और ये क्या होता है कि कोई लैंडस्लाइड आ जाता है या फिर इसके ऊपर कोई पहाड़ गिर जाता है, तो ये क्या होगा, जब ये धरती के अंदर दब जाएगा, एक तरह से ब्यूरिड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या होगा कि ये कंप्रेस हो जाएगा, और ये अंदर से टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये हमें फॉसिल फ्यूल बन जाएगा, जिसको हम एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स, कॉमन फॉसिल फ्यूल्स को हम अब देखें कि कौन से ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं कॉमन जिनको हम यूज़ करते हैं। तो पहला और नॉर्मल फॉसिल फ्यूल हमारा कोल। तो कोल कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस भी वही सेम है। और कोल होता क्या है? तो कोल ये होता है, इट्स इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और जैसे और भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, ऐसे एलिमेंट्स से मिलकर, और मेनली जो इसमें कार्बन ही होता है, जो मेन कंपाउंड है इसका वो होता है कार्बन, और बाकी अदर एलिमेंट्स इसमें ऐड होते हैं। तो ये होता है कोल, और इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो होती है कोक, और इसके अंदर 98 to 99% हमारे पास कार्बन होता है, और बाकी 1 to 2% अदर एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन 2 बार आ गया। तो कोल ये होता है। तो कोल की यूजेस क्या क्या है?
कोल को हम घर में यूज़ करते हैं एज ए खाना बनाने के लिए, और इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, पावर जनरेटर्स में इसको यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इसको यूज़ किया जाता है, और मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है क्या है कि हम किसी भी मेटल को रॉ फॉर्म से प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको पहले उसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोल का। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल है हमारे पास पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम होता है क्या है? तो पहले आप एक बात समझिए, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम होता ये है कि हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलने की संभावना है वहाँ पे हम एक कुआं खोदते हैं। उस कुएं के अंदर हमें मिलता है क्रूड ऑयल, नीचे धरती के बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के हमें क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल। और उसका क्रूड ऑयल का फिर हम क्या करते हैं, एक भट्टी के अंदर या फिर एक चैम्बर के अंदर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है, जिससे कि अलग अलग लेवल पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे और इसी की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसी की प्रोसेस से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और केरोसिन और नेचुरल गैस, जैसे ऑयल गैस, नेचुरल गैस इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, ऑयल गैस हो गया, और भी काफ़ी बायो प्रोडक्ट्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है कि इसको हम लिक्विफाई करके और हम लिक्विड एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं एज ए एलपीजी खाना बनाने के लिए। और इसका जो नेक्स्ट यूज़ होता है वो होता है कि ऑटोमोबाइल में हम सीएनजी डालते हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, और पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो इनके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हैवी व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, केरोसिन को भी यूज़ करते हैं हाउस में, और भी प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉसिल फ्यूल आता है हमारे पास वो होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? जब हम क्रूड ऑयल निकालने के लिए जब हम ड्रिलिंग करते हैं धरती के अंदर, तो क्रूड ऑयल के ऊपर एक हाई प्रेशर में गैस बन जाती है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो जैसे हम ड्रिलिंग करते हो तो एकदम से वो गैस बाहर आती है, और उस गैस के अंदर मीथेन, मेनली तो मीथेन ही होता है, लेकिन उसके साथ इथेन भी होता है, और कुछ अमाउंट में प्रोपेन, और ऐसी गैसेस होती है जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, CH4, C2H5, ऐसी गैसेस हमें मिलती हैं। तो उसी से को हम कहते हैं नेचुरल गैस। ये हमारा थर्ड फॉसिल फ्यूल। इसके यूजेस हैं कि इसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसको यूज़ करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स में भी इसको सीएनजी के रूप में यूज़ करते हैं, और ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। तो ये होते हैं इसके यूजेस। अब बात आते हैं कि अब फॉसिल फ्यूल के फ़ायदे हैं कि हमें हर जगह पर काम आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो एक जो मेन एस्पेक्ट है वो इसका
पोल्यूशन। तो पोल्यूशन एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी फेस कर रही है। तो उस पोल्यूशन को काज करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। अब ये कैसे करते हैं तो वो देखिए, जैसे हम कोल को जलाते हैं, कोल को जलाएंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कोज करेगा। और जब इसके साथ और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे सल्फर, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक जहरीली गैसेस बना देते हैं, SO2 कंपाउंड बना देते हैं। और भी काफ़ी NO2 जैसे कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि पॉइजनस भी होते हैं नेचर में, और एसिड रेन वगैरह को कोज करते हैं ये। तो इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और इसलिए इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए और हमें रीन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा से करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यह था पोल्यूशन के काज के बारे में। और पोल्यूशन के बारे में आगे भी बताया गया है, जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है जो कि पॉइजनस होती है नेचर में। तो ये भी कुछ इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और इससे एसिड रेन कॉज होती है। एसिड रेन कैसे होती है कि जब बारिश होती है तब जो SO2 या फिर NO2 ऐसी जो गैसेस होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेती हैं, और एसिड जब धरती पे आता है तो वो एसिड रेन कॉज करता है। एसिड रेन का pH होता है बिलो 5.6 से नीचे जो अगर pH है किसी भी रेन का तो वो है हमारी एसिड रेन। तो CO2 आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है, तो ये भी काफ़ी बड़ा कॉन्सिक्वेंस है फॉसिल फ्यूल्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन। कैसे कर सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके पोल्यूशन कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके स्मोक या फिर उसको निकालने के लिए बाहर उसके रेसिड्यू को हम चिमनी का यूज़ करते हैं। तो चिमनी के अंदर हम ऐसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं कि जो वॉल्स होती है चिमनी की उसके साथ ही मैक्सिमम अगर हम पोल्यूटेंट्स को अगर हम स्टिक कर दें तो हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को आउट होने से बचा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे गैजेट्स ऐसे भी आते हैं जिसको हम इंस्टॉल करके किसी भी चिमनी के ऊपर से पोल्यूशन को निकलने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और हम चिमनी को एक ऐसा चैम्बर बनाएं कि उसके अंदर से फ्लाई ऐश कम से कम बाहर निकले। तो ये थे कुछ रिडक्शन जिससे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और अगर पोल्यूशन बढ़ा तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे जैसा कि आपको पता है, और हमारा जो सी कोस्ट एरियाज़ हैं वो डूब जाएंगे, जिससे क्या होगा बहुत सारी फ्लोरा फोना ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ सकती हैं इससे। तो बाकी हम पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।